नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। यूपी में मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी और एसपी के बीच है। वैसे वैसे गठबंधन को लेकर भी कमल और साइकिल के बीच रस्साकसी तेज होती जा रही है। जहां तक गठबंधन के समीकरण बैठाने की बात है, इस बार उस मोर्चे पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रखी है। एक दूसरे के नेताओं की तोड़फोड़ के साथ साथ गठबंधन मजबूत करने में भी दोनों दलों की दौड़ क्लाइमैक्स से पहले ही काफ़ी तेज हो गई है। राज की बात यह है कि ऐन चुनाव से पहले गठबंधन के समीकरण बदले हुए नजर आ सकते हैं। वहीं एसपी ने कांग्रेस का हाथ तो झिड़क दिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ शहरी सीटों पर बात बन सकती है। छोटे दलों से गठबंधन को लेकर तमाम राजनीतिक दल जो कद्दावर हैं, वो कहीं ना कहीं उनके क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर उनसे एक ऐसा भाव रखते हैं मिलन का कि अगर सरकार बनाने में कोई सबसे ज़्यादा कारगर उपाय है तो वो ये है कि छोटे दलों को साथ ले लिया जाए। उससे सबसे बड़ा असर ये होगा कि एक तो जहां उसका प्रभाव है वहां उस दल के जो मुख्य दल है उसको पहुंचने में आसानी होगी, और दूसरा जब कमी पड़ेगी तो उसी छोटे दल के जो विधायक चुनकर आएंगे वो सरकार की इबारत लिख सकते हैं। और शायद उत्तर प्रदेश जो कि राजनीति का गढ़ कहा जाता है, वहां पर कई ऐसे छोटे दल हैं जो सत्ता की बिसात को पूरी तरह गड़बड़ा सकते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में पराक्रम यही है कि छोटे दलों से गठबंधन करके कैसे सत्ता के द्वार तक पहुंचा जाए, और शायद इसीलिए उन छोटे दलों का वर्चस्व इतना हावी है कि बड़े बड़े दल उनको अपने बड़े मोहरे के रूप में देख रहे हैं और छोटे दलों को किस्मत का वो सारथी मान रहे हैं जो सत्ता के द्वार तक उन्हें ले जाने में आसानी करेंगे और सत्ता के सफ़र को इतना आसान करेंगे कि जहां छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर होंगे अल्पमत के, वहां पर ये छोटे दल अपना प्रभाव और अपने विधायकों को दिखाकर सत्ता में जिसके सहयोगी होंगे उसकी ताजपोशी करवाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। और इन्हीं छोटे दलों की कहानी में जहां एक ओर भाजपा उलझी है तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने अपना चारों तरफ रणनीति ऐसी तय कर दी है कि अब इनको और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार इंदुकान दीक्षित जी, अश्विनी शाही जी बीजेपी से, रत्नाकर सिंह कांग्रेस से। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले अश्विनी जी आपके पास। दरअसल एक समय बीच में ऐसा आया कि क्षत्रपों को नकारा जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे 2-3 सालों में, 2-3 साल या 4 साल कहिए, कि क्षत्रपों ने अपने वर्चस्व को पुनर्स्थापित किया। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि क्षत्रप अपना स्थान सुरक्षित करके बैठे हैं और वहीं बड़े दलों को इन्हें साथ लेना कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी भी है। और अगर बहुत ज़मीनी स्तर पर पहुंचना है, ग्रास रूट लेवल पे, तो वहाँ छोटे दलों की आवश्यकता है। आपको लगता है, महसूस होती है, नहीं होती है अश्विनी जी? मैं पहले भी कहता आ रहा हूं और अभी भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, यहाँ पर त्रिशूल जी अब बहुदलीय व्यवस्था लागू हो चुकी है। चाहे वो एनडीए और यूपीए उसका जीता जागता दोनों उदाहरण हैं। यूपीए ने अपने साथ काफी दलों को लिया है और एनडीए ने भी काफी दलों को लिया है। और इसमें क्षेत्रीय क्षत्रपों की जो कहिए उनकी मेहनत रंग लाई है, या बड़े दलों के जो है को सरकार बनाने में आसानी होती है, या जैसे भी कहें, एक दूसरे के दोनों सहायक होते हैं। आज देखिए, लेकिन स्थितियां कभी कभी बदल जाती हैं। कोई मजबूत दल, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर कहूं तो
सब लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी उसके सामने बहुत मजबूत पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के तो जितने भी घटक हैं वो 3-4 वो हैं, उनकी सीट शेयरिंग की बात हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब परेशानी कहाँ खड़ी होती है? आज अखिलेश जी ने 17 में भी गठबंधन किया, 2 लड़कों की जोड़ी बनी, वो फ्लॉप हो गई। उसके बाद बहुत लगभग 20-22% की पार्टी मायावती जी थी, और उससे 18-19-20% की पार्टी 22% की, लगभग दोनों बराबर थे। दोनों ने किया कि इस 40 से 42% वोट आएगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। वहां भी फेल हो गया, हमारा वोट बढ़ के 50% हो गया, हम 17 में 40% पर थे। अब अगर मजबूत पार्टी है, जैसा कि लोग कह रहे हैं सपा मजबूत पार्टी है, बहुत बढ़िया, लेकिन इतने दलों से उन्होंने गठबंधन का वायदा कर दिया। सुभाषपा हो गया, एक अपना दल का अलग विंग है, महान दल है, आरएलडी है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है, उसके बाद मतलब इस तरीके से अभी प्रगतिशील समाज पार्टी से भी बात चल रही है। कहानी यहाँ गड़बड़ क्यों होगी इन लोगों की? इनके पास अगर मजबूत है तो हर जगह इनके 2-3 प्रत्याशी होंगे। अब टिकट का बंटवारा इतने लोगों में ये करेंगे, किसी को 20, किसी को 40, क्योंकि इसका सुना है अगर प्रस्ताव आती है तो 100 सीट मांग रही है, 175 पर जो है आम आदमी पार्टी टिकट घोषित कर चुकी है, वो भी 50 सीट से कम नहीं मानने वाली। तो ये 200 से 250 तो टिकट इन लोगों को देना ही देना होगा। अब ये आ जाते हैं 200 से कम सीटों पर लड़ेंगे, फिर कहानी बड़े दल की खत्म हो जाती है। तो जो आपने सवाल आपका कहा कि ये छोटे छोटे छत्रपों का, तो छोटे छत्रप तो उभर के अपने आप को ले आएंगे, लेकिन जो इनके ऊपर बड़ा है वो दूसरे हिसाब से अगर राजनीति करेगा, जैसे केंद्र में देखिए यूपीए करती है, इन लोगों को छोटा छत्रप मानती है, अपने साथ लगाती है, या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ कई शिवसेना को पहले हम जोड़े रहे, अकाली दल को जोड़े, खैर अभी नहीं है, लोग अपना दल है, जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों को सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो अगर उस तरीके का कुछ बनता है तब तो कहीं सरकार बनती और बिगड़ती दिखती है। यहाँ तो कहानी मतलब उत्तर प्रदेश में खैर मुझे लगता है कि इस समय बहुत से छोटे छोटे दलों के समर्थन लिया जा सकता है, उनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ना थोड़ा सा इस समय गड़बड़ लग रहा है। त्रिशूल जी बिल्कुल। रत्नाकर जी कैसे देखते हैं छोटे दलों के इस माया जाल को? क्योंकि अभी तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहाँ आपका वोट ऑफ परसेंट भी छत्रपों से कम ही है। बुरा मत मानिएगा, देखिए चर्चा जो हो रही है बड़ा साफ मन से हो रही है कि जहाँ आपका एक वर्चस्व हुआ करता था, ये भी भाजपा भी लड़खड़ा गई थी 2000 के दशक में उत्तर प्रदेश में, लेकिन एकदम सरकार आई और वर्चस्व साबित हो गया और अब इतना बड़ा वर्चस्व है। लेकिन अब आप जो लड़खड़ाएं तो आप कैसे मंजिल तक पहुंचेंगे? आपको तो बहुत ज़रूरत है। देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में एक चीज हमें खुले मन से स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वहां पे जो इस समय लड़ाई में है, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये सारी पार्टियां जो है ये कहीं न कहीं जाति आधारित जो है ये राजनीति कर रही हैं। वहां पे उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पे लोग जो है पार्टियां बनाते हैं। यादवों की पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी हो गई, अगर बहुजन समाज पार्टी है वो निचले जाति लोगों की पार्टियां बन गई। भारतीय जनता पार्टी जो है वो ध्रुवीकरण, हिंदू और मुसलमान के ध्रुवीकरण के आधार पे वो पार्टी वहां पे राजनीति कर रही है। तो कहीं न कहीं ये जो छोटे दल हैं ये जाति आधारित छोटे दल बने हुए हैं, और ये कोई भी पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी जो है, ऐसे समाजवादी पार्टी का ले दिया नाम रत्नाकर जी आपने, बीजेपी का ले दिया, कांग्रेस का भी तो कहते। बात तो यही मैं बता रहा हूँ, अभी आगे मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। आप समझ तथ्य समझने की कोशिश करिए। हाँ। तथ्य मैं बता रहा हूँ किस तरह से कांग्रेस पार्टी क्यों इन छोटे दलों से और क्यों भारतीय जनता पार्टी से क्यों अलग है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। छोटे दल जो हैं वो जाति आधारित पार्टियां हैं। कोई भी पार्टी हो, छोटे छोटे जो पार्टियां उभर के आई हैं, कोई मल्लाहों की पार्टी है तो कोई निषादों की पार्टी है, इस तरह की बहुत सारी पार्टियां बना के आई हैं, उत्तर प्रदेश में उभरी हुई हैं। तो ये जो भी पार्टी है इन छोटे दलों से गठबंधन करना चाह रही है, वो कहीं ना कहीं जाति विशेष पे उनका एक
फोकस है कि वो जाति विशेष को अपने तरफ वो आकर्षित करना चाहती है, इसलिए छोटे दलों से वह गठबंधन करना चाहती है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण, हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण करके वहां पे राजनीति करना। लेकिन कांग्रेस पार्टी की मैं अगर बात करता हूं तो कांग्रेस पार्टी जो है लोगों के वे मुद्दे हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, लोगों के जो वहां पे विकास के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी वहां पे लड़ रही है। आपने देखा भी होगा कि प्रियंका गांधी जी ने किस तरह से वहां पे जमीन पे उतरकर और लोगों की लड़ाई लड़ रही हैं, लड़कियों की लड़ाई लड़ रही हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं ऐसा नारा देके उन्होंने महिलाओं की लड़ाई लड़ रही हैं। तो इस तरह से हम सभी लोगों को लेकर के और सारे जातियों को एक साथ लेकर के विकास की राजनीति वहां पे हम करने के लिए उतरे हैं, न कि हम जाति विशेष की राजनीति करने के लिए वहां उतरे हैं, और न कि भारतीय जनता पार्टी की तरह ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए वहां पे उतरे हैं। जी इंदुकांत जी, एक सूझबूझ पैदा हुई, जो जातियां कमज़ोर थीं, उनके कम लोग थे, तो उनके अंदर एक सूझबूझ पैदा हुई कि कैसे अपना प्रतिनिधित्व सम्मिलित किया जाए दलों में, बड़े दलों में, और दूसरा अनदेखी को कम किया जाए, क्योंकि उनकी अनदेखी हो रही थी, उनके मुद्दे हल नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने कहा हमारा खुद का प्रतिनिधि होना चाहिए। शायद ये वहीं से चली हुई बात है या कुछ और अलग बात है, ये आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जो भी राजनीतिक दल आज़ादी के बाद सत्ता में रहे, चाहे राज्य सरकारों में चाहे केंद्र सरकारों में, उन्होंने जो सामाजिक न्याय जिस तरह से होना चाहिए था, जिस तरह से समाज के सभी वर्गों को जो उसमें छूटे हुए थे, जो जिनको लाभ नहीं मिला था सरकारी योजनाओं का, उन पर ध्यान नहीं दिया और कुछ सिलेक्टेड वर्गों को लेके आगे बढ़े, उसके कारण ये कहते हैं जो एक लोगों का मोह भंग हुआ और इस तरह की राजनीति पनपी। अन्यथा आप देखिए कि जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था देश में, आजादी की लड़ाई तक, इवन आजादी की लड़ाई के बाद भी कई दशकों तक कांग्रेस के सामने कभी भी कोई दूसरी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर पनप भी नहीं पाती थी। लेकिन जब लोगों को लगा कि नहीं, वहां पे उनकी इच्छाएं सभी वर्गों की पूरी नहीं हो रही हैं, वहां पे सभी के साथ शायद न्याय नहीं हो पा रहा है, या जो वादे कांग्रेस कर रही है वो नहीं मिल पा रहा है, तब दूसरे लोगों को जगह जगह महत्व मिला। और राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई विकल्प नहीं था तो क्षेत्रीय स्तर पर विकल्पों को लोगों ने महत्व दिया। अब जो बात अभी रत्नाकर जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो कुछ कुछ ऐसे वर्ग बने जिन वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टियां आई सत्ता में, अब जैसे जिसमें कोई संकोच नहीं कहने में कि बिहार में आरजेडी ने धुर यादव राजनीति की और बाद में बाकी लोगों को जोड़ा, कभी दलितों को कभी मुस्लिम को। इसी तरह से ठीक उसका एक आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में रूप था समाजवादी पार्टी का, ठीक उसका दूसरा रूप था जो दलित राजनीति की बात करती थी, वो मायावती काशीराम जी का था। लेकिन इन राजनीति से परे देश में एक राजनीति होती है विकास की राजनीति। विकास की राजनीति की बात जो शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में आजादी के बाद हुआ करती थी, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट देश में उनकी नींव रखी गई, चाहे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे बड़े बड़े बांध, उस दिन की राजनीति करने की हमें ऐसा लगता है कि एक चेष्टा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और इसके पहले वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी और नरसिंह राव जी के समय में भी मैं मानता हूं कि ये एक कोशिश की गई कि विकास की राजनीति पे लोग वोट दें और इस ढंग का विभाजन बंद हो। लेकिन जो संकीर्ण राजनीति, और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा चंद्रशेखर जी कि इसमें राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी शामिल थे कहीं न कहीं। तो उन लोगों ने इस ढंग की राजनीति की जातिगत आधार पे, बस मुद्दा ये था कि जो क्षेत्रीय दल उभरे ज्यादातर, उन्होंने खुलेआम कुछ जातियों की राजनीति की और राष्ट्रीय दलों ने चुपचाप पिछले दरवाजे से पर्दे के पीछे उन जातियों की राजनीति की। उसके चलते आप देखिए कि जो SC ST के आरक्षण की बात एक टेम्पोररी बात थी 10 साल के लिए संविधान में, संविधान निर्माताओं की कितनी बड़ी दृष्टि थी ये कांग्रेस सदा क्लेम करती है और माना भी जाता है कि उनसे बुद्धिमान लोग और जो संविधान सभा में लोग थे वैसे भारतीय राजनीति में बहुत कम बिरले आए। उन्होंने 10 साल के लिए किया था, लेकिन आज कितने तरह के आरक्षण इस देश में आ गए और वो चलते जा रहे हैं। क्यों?
ये सभी जानते हैं अंदर बाहर, चाहे कोई लोग छुपे तौर पे मानते हैं, कुछ खुलेआम मानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के चलते और सबके साथ प्रॉपर ढंग से, उचित ढंग से न्याय न होने के कारण ये सब हुआ। अन्यथा इस देश में आज सब कुछ समान ढंग से, समान अवसर के साथ सब एक श्रेणी में आके खड़े होते 70-75 साल बाद। जी चंद्रशेखर जी। जी अश्विनी जी, देखिए कहीं ना कहीं जातियों का प्रतिनिधित्व न होना, उनकी अनदेखी होना या राष्ट्रीय दलों की मजबूरी होना, लेकिन जो वर्तमान का चुनाव है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है छत्रपों से, और उन छोटे छोटे छत्रपों से जो इन बड़े दलों की पहुंच वहां ज़मीनी स्तर पर आसान करता है और सहज करता है। तो ये बड़ी भूमिका है छोटे दलों की। देखिए चंद्रशेखर जी, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। छोटे छोटे छत्रप कहीं कारगर होते हैं, कहीं नहीं। अब छोटा छत्रप किसको माना जाए, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में माना जाए या प्रदेशों में माना जाए? अगर हम प्रदेश में मानते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं, तो जैसे छोटे छत्रप में सुभाषपा है अभी उत्तर प्रदेश में, इसको वोट शेयर इसका था 2017 में 0.7%। निषाद पार्टी का 6 पॉइंट कुछ था, कि 1% भी नहीं ऊपर पहुंच पाए थे लोग। आरएलडी ने 1% से ऊपर किया था, 1.78%। तो इनका अगर हम सब जोड़ देते हैं तो ये 10% नहीं होते हैं। ये तो छोटे छत्रपों का उतने में बिगाड़ना और बनाना चूंकि इसलिए नहीं हो सकता है कि इनका एक एक क्षेत्रों में प्रभाव है। और यहाँ पर वाकई रत्नाकर जी ने भारतीय जनता पार्टी को नाहक में लपेटा है और अपने आप को बचाया है। ये मानते हुए मैं इनकी बात कहता हूँ कि छोटे ये जातियों का, इवन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का निर्माण ही हुआ था जातिगत आधार पर। आज भी परिवारवाद है वहां। भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीजों को देखते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात की। को हो रहा, जरा आवाज सही करा दीजिए। तो सबका साथ, सबका नारा हमने दिया, और जब हमने ये नारा दिया तो जनता हमारे साथ, चाहे वो दलित हो या अगड़े हो या पिछड़े हो या जो भी हो, हम हमारे साथ भरपूर आए। और उत्तर प्रदेश के इतिहास में 300 से ऊपर सीट हमको देने का काम किया। 300 से ऊपर हम सीट पाए। तो हम 300 सीट जो है, सिर्फ ना तो हम जो अभी रत्नाकर जी ने आरोप लगाया कि ये सांप्रदायिक है, दंगे सांप्रदायिक है, इनके शासनकाल में भारतीय भाजपा, वो क्या कहते हैं, कांग्रेस के शासनकाल से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में हुआ ही नहीं। 4.5 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। इनके समय के तो दंगे इतिहास में मशहूर हैं, कोई गूगल खोलिए मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने सांप्रदायिकता की बात की, तो न तो हम सांप्रदायिकता से इतनी सीट पा सकते थे, न तो हम जातिवाद से इतनी सीट पा सकते थे, न हम धर्म और किसी जो है व्यक्ति विशेष से पा सकते थे। हाँ, हम जो है इतना सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए काम किया। हमने मुस्लिम समाज के लिए भी काम किया, 3 तलाक से लेकर उनके लिए जो है उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना, सारी योजनाएं जो चलाई। किसानों के लिए हमने काम किया, चाहे वो सम्मान निधि हो या फसल बीमा योजना हो। हम लोगों ने जो शौचालय की बात की, जो अब शौचालय देखिए, लोग बहुत हंसी उड़ाते हैं दूसरे दलों के लोग कि शौचालय बड़ा भारी काम कर दिया इन्होंने। शौचालय की दुर्दशा, त्रिशूल जी, आप एक पत्रकार होने के नाते आज से 4 साल, 5 साल पहले, 6 साल पहले अगर आप निकलते होंगे, कभी भी गाड़ी से निकलिए तो ग्रामीण जनपद में, इलाकों में जाइए तो वो दुर्दशा दिखती थी, चाहे बरसात का दिन हो चाहे जाड़े का दिन हो। औरतें बेचारी घरों से बाहर निकलकर जाती थी, चलिए आदमी जाते थे कोई बात नहीं खेत में, औरतें सड़क के किनारे जाती थी, और जब हम और आप उधर से गुजरते थे तो उनकी क्या विचित्र स्थिति होती थी, मन स्थिति, आप सोचिए। कम से कम इस सरकार ने उससे निजात तो दिलाया। तो ये हमने सबके लिए किया। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा दिया और उसको चरितार्थ भी किया। हम जाति विशेष की बात नहीं करते हैं। तो छोटे दल यहाँ पर अगर आप कहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। अब मुझे रत्नाकर जी से सवाल पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके तो बात गले तक आ गई है, तो आप बोल ही दीजिए। मैं तो सवाल क्या पूछूं आपसे, आप बोल दीजिए पहले। हाँ, आपके यहाँ बिल्कुल गले तक बात दिख रही है सामने कि अब बोलने वाले तो बोल दीजिए आप। हाँ, 2-5 मिनट जरा मुझे कंटिन्यूअस बोलने दीजिएगा। देखिए, हमारे भाई अश्विनी जी जो बहुत अभी यहाँ पे कह रहे थे सबका साथ, सबका विकास,
हाँ, और योजनाओं के बारे में गिना रहे थे, तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी से अजीज आ चुकी है और वह इस सरकार से मुक्ति पाना चाहती है, चाहे वो किसी भी हद तक जाने के लिए उनको कोई भी काम करना पड़े। जनता आज इनसे त्राई त्राई कर रही है। मैं कुछ आंकड़े प्रेस करना चाहता हूं, जिसको अश्विनी जी बहुत ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा जरा कि इन आंकड़ों के बारे में जरा जवाब दीजिएगा। ये सारे आंकड़े कहीं न कहीं सरकारी एजेंसियों से लिए गए हैं और इन आंकड़ों पे बात करेंगे हम लोग, प्रश्न जवाब सवाल करेंगे, ठीक है। देखिए, अभी नीति आयोग का एक 2 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में है जो गरीबी के मामले में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता 37.79% जनता गरीबी रेखा के नीचे चली गई है। तो यह इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। नीति आयोग का ये रिपोर्ट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, किसानों के बारे में ये बात कर रहे थे, तो किसानों के बारे में अभी कल ही मैं न्यूज में सुन रहा था, किसान जो गन्ना भुगतान जो किसानों को होना चाहिए, वो गन्ना भुगतान अभी किसानों को 1-1 साल के बाद हो रहा है। तो किसान लोन लेके कर्ज लेने पे मजबूर हो रहे हैं और ब्याज नहीं भरने के कारण वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जा रहे हैं। तो ये परिस्थिति तो किसानों की हो गई। किसानों के बारे में आपने देखा होगा कि किस तरह से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के लड़के ने किसानों के ऊपर किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करते हुए गाड़ी जो है उनके ऊपर ही चढ़ा दिया, किसानों को रौंद डाला। तो किसानों को कितना वैल्यू देते हैं ये, किसानों को कितना हितैषी है, ये देखने को ही मिल गया है। अगर ये किसानों के हितैषी होते तो ये कृषि कानून जो है लाते नहीं, थोपते नहीं किसानों पे, और जब किसान आंदोलन करते तो ये हटाते नहीं। तो कहीं न कहीं जब लाते हैं तो भी मोदी जी वाह, जब हटाते हैं तो भी मोदी जी वाह। तो ये इनकी अंधभक्ति साफ जाहिर लोगों को जाहिर हो चुकी है। तीसरा मैं चीज ये बताना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में थानों के अंदर सबसे ज्यादा लोगों की हत्याएं हो रही हैं और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 बन चुका है। अपराध के मामले में भी एनसीआरबी की डेटा मैं दे रहा हूं। अपराध के मामले में, हत्या के मामले में आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है। वहां पे आए दिन अपराध की घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं। जो योगी जी कहते हैं कि हमने अंकुश पा लिया है अपराधियों पे, अरे गिने चुने आप कुछ चंद अपराधियों पे आप कार्रवाई करते हैं, अब बाकी सब अपराधी वैसे ही खुला छोड़ दिए हैं। तो एनसीआरबी के डेटा बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो है नंबर 1 पे है आज हत्या के मामले में। और सबसे अहम बात, महिला सुरक्षा की बात मैं भूलना जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे। महिला सुरक्षा के मामले में उत्तर प्रदेश जो है रेप के मामले में भी नंबर 1 है। आपने देखा होगा कि यह महिला सुरक्षा के मामले में किस तरह से इन्होंने, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, ये सारी घटनाएं यही दिखाती हैं कि जो वहां पे अपराधी हैं वो प्रशासनिक संरक्षण उनको प्राप्त है, राजनेताओं का संरक्षण उनको प्राप्त है, इसलिए वहां पे रेप की घटनाएं बहुतायत हो रही हैं। और आज उत्तर प्रदेश रेप की घटना में भी नंबर 1 है। तो ये सबका साथ और सबका विकास की जो बात कर रहे हैं अश्विनी भाई, वो किस आधार पे कर रहे हैं? ये सिर्फ हवाई है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि योजनाएं इन्होंने बहुत सारी लाई हैं। अगर योजनाएं इनकी सारी किताबी हैं, कोई भी योजना जो है धरातल पे आज नहीं है। अगर ये सारी योजनाएं धरातल पे होती तो लोग आज खुश होते। आज वहां पे महंगाई की वजह ले लीजिए, महंगाई में कि आज कोविड के बाद जो है महंगाई लगभग दोगुनी हो चुकी है। चाहे कोविड मिसमैनेजमेंट की बात भी ले लीजिए, गंगा में तैरती हुई लाशें जो लोगों ने देखा है, पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है, पूरे देश के लोगों ने देखा है, वो क्या प्रमाण देती है? यह इनका मिसमैनेज का प्रमाण देती है कि यह जो आपदा में इन्होंने कोई भी काम सही तरीके से किया नहीं, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है। हजारों लोग, लाखों लोग बेचारे जो है कोविड में मर गए बेचारे। उनको हजारों लोगों को लाशें दफनाने के लिए लकड़ियां तक नहीं मिली, उनको रेत में दफन करना पड़ा, उनको नदियों में फेंक देना पड़ा। तो ये वाकया आप भूलिए नहीं और जनता भी नहीं भूलेगी। और अश्विनी जी से इन सारी बातों पे मैं जवाब जरूर चाहूंगा कि वो इन सारी बातों पे जवाब दें और बताएं। जी, किया है जो बोला मैंने नोट कर लिया है, एक एक करके जवाब दूंगा। एक तो ये मिसमैनेजमेंट की जगह आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा एक इन्होंने नहीं बताया, वो मैं भी बता देता हूँ। एक आप लोग अन्य दलों में भारी घोर राजनीतिक असुरक्षा पैदा कर रखी है आप लोगों ने। ये दो सवाल भी है। ठीक है, मैं देखिए अब असुरक्षा के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।
चंद्रशेखर जी। और आप संक्षिप्त थोड़ा कहिएगा, क्योंकि इंदुकांत जी विश्लेषण करेंगे आपके इन दोनों के सवाल जवाब। नहीं, दोनों में का विश्लेषण करना चाहिए और बहुत अच्छे विश्लेषक हैं। हाँ। मैं पीछे भी 1-2 डिबेट आपके साथ कर चुका हूं, बहुत अच्छा लगा। अब देखिए, हमारे कांग्रेसी भाई ने नीति आयोग की रिपोर्ट तो बता दी, उन्होंने ये नहीं बताया कि उसी नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के जो है कितने जिलों को शामिल किया है और सबसे अव्वल बताया है, ये इन्होंने नहीं बताया। उसी नीति आयोग ने कोरोना की अभी शिकायत कर रहे थे, ये उसमें मैं जोड़ रहा हूं, उसी नीति आयोग ने ट्रिपल टी, टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट, इसकी सराहना की है, भूरी भूरी प्रशंसा की है। और ऑक्सीजन, जिसकी ये बार बार बुराई करते रहे, उसके समय पर उपलब्धता के लिए वही नीति आयोग उत्तर प्रदेश की सराहना। खोज लीजिए रत्नाकर जी, हंसिए मत, आप गूगल करके देख लीजिएगा। नहीं, गूगल नहीं, सर मुझे ये एक सदन में एक बीच में बोलूंगा। अश्विनी जी, मेरा बड़ा विरोध है। देखिए, ये बीच जब में ये कहा जाता है, ये वही सरकार है, नहीं सर, ये वही सरकार है जो सदन में कहती है कि ऑक्सीजन की वजह से एक लोग भी नहीं मरे। रत्नाकर जी, देखिए मेरा बड़ा विरोध है इस मामले में, आप मानिए न मानिए, गूगल करके नहीं, अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और अधिकांश जो चल रहा है वो अध्ययन नहीं किया जा रहा है। और मैं रत्नाकर जी कहीं आपको किसी तरह से टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो रिपोर्ट आपने उल्लेख किया है ये भी 2015-16 की रिपोर्ट है। ज्यादा रोशनी एनसीआरबी के डेटा अभी आया है कुछ। हाँ, वो एनसीआरबी का डेटा आप डेटा है ना। तो नीति आयोग का जो आंकड़ा आया ये 2 दिन पहले आया, ये भी उठा के देख लीजिए। रत्नाकर जी, अश्विनी जी, मैं ये नहीं मानता कि हमें गूगल दरअसल ज्ञान की मरीचिका है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये ज्ञान की मरीचिका इसलिए है कि जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, रिपोर्ट्स नहीं पढ़ेंगे, तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगी कि दरअसल सत्यता क्या है, और सत्यता से दूर है तभी ये सब हो रहा है। इंदुकांत जी, ये जो रिपोर्ट है और ये जो टिप्पणी है दोनों की, इसका विश्लेषण आप कर दीजिए। 2-3 बातें सिर्फ रखना चाहता हूँ। मैंने चर्चा से पहले डेटा निकाला था, जो मुख्य चर्चा का विषय था कि किस तरह से ये छोटे छोटे दलों को अपने साथ समाजवादी पार्टी लेके आ रही है, उसके क्या परिणाम होंगे, क्या होंगे। वो डेटा मेरे पास चूंकि कलेक्ट हो गया था, 2-3 लोगों का नाम मैं बताना चाहता हूँ। आप देखें, दोनों अपने साथियों की जानकारी के लिए भी, कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को 0.07% वोट मिले थे, अपना दल को 0.98% वोट मिले थे, राष्ट्रीय लोक दल को 0.98% वोट मिले थे। तो इस ढंग से जिन लोगों की बात की जा रही है कि इनको अपने साथ ले लिया, इनको अपने साथ ले लिया, इवन आप देख लीजिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हालत आप देखें उत्तर प्रदेश के 2017 के इलेक्शन में, कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 0.16% वोट मिले थे। तो इन लोगों को साथ लेकर के ढिढोरा पीटना, मैंने आपके पिछले बजट में पिछले बहस में भी कहा था कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा अगर एक साथ आकर के चुनौती दें भाजपा को इन चुनाव में, तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही रोचक चुनाव होगा। और मैं रत्नाकर जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि प्रियंका जी वहाँ बहुत परिश्रम कर रही हैं, उन्होंने अपना नेटवर्क और अपना संगठन मजबूत करने के लिए काफी काम किया। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये परिश्रम 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष लगातार नहीं हुआ है। सिर्फ चुनाव टू चुनाव देखने के आता है, ये सभी देखते हैं। और दूसरा, ये प्रयोग स्वयं उनके पूर्व अध्यक्ष और उनके भाई राहुल गांधी जी 2009 के चुनाव में, 2012 के चुनाव में, 2009 के लोकसभा चुनाव, मैं उसमें वहां पे खुद कवर कर रहा था, और 2012 के चुनाव में घोषणा करके कि हम अकेले लड़ेंगे और अपना खुद का संगठन मजबूत करेंगे, कर लिए। और उसमें बहुत जबरदस्त फेलियर के बाद 2017 में उन्होंने यूपी को ये 7% का नारा दिया था, और उसका परिणाम सबके सामने है 2017 में। तो ऐसे में जब ये बड़े दल एक साथ नहीं आएंगे और इन छोटे दलों को, जिनके नाम में मतलब मुख्य 3-4 जो दल को जोड़ने की बात अखिलेश जी कर रहे हैं, ये मृगमरीचिका वास्तव में ये है कि आपने 15 दलों को जोड़ लिया, जिनको 0.07, 0.9%,
0.05%। इंदुकांत जी, क्या मतलब है इसका? इंदुकांत जी, चर्चा आपसे जारी रखेंगे, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, जैसे जैसे ये तय होता जा रहा है कि यूपी में मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी और एसपी के बीच है, वैसे वैसे गठबंधन को लेकर भी कमल और साइकिल के बीच रस्साकसी तेज होती जा रही है। और शायद यही एक समीकरण है जो हम एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं। सपा का धमाल करने का प्लान, छोटे छोटे दल मिलकर करेंगे बड़ा कमाल। क्या बीजेपी को घेरने के लिए बन गया मायाजाल? लेकिन अभी भी सीटों को लेकर हो सकता है बवाल। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब छोटे छोटे दलों को मिलाकर अपना कुनबा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी से चुनावी मुकाबले के लिए अखिलेश जातीय आधार वाले आधा दर्जन दलों के साथ गठबंधन फाइनल कर लिए हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कोई फॉर्मूला नहीं आ सका है। ऐसे में सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा करना सपा के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रयास किया है, कोशिश की है कि क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं उनको साथ लिया जाए, और उसमें कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। हाल में ही ओम प्रकाश राजभर जी ने एक ऐतिहासिक और बड़ा कार्यक्रम मऊ में कर करके पार्टी के साथ जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जितने भी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको जोड़ा जाए। और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। पूरा सम्मान उनका होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे, ये आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने आरएलडी, सुभाषपा, महान दल, एनसीपी, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और अपना दल के साथ गठबंधन तय कर लिया है। इसके अलावा भागीदारी संकल्प मोर्चा में भी शामिल रहे कई दलों के साथ भी सपा ने तालमेल कर रखा है। वहीं शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को भी एडजस्ट करने और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की बहुजन आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने की भी चर्चाएं हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के भी सपा के साथ आने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में तकरीबन 10 से ज्यादा दल सपा गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई और काफ़ी सार्थक अच्छी चर्चा हुई उनके साथ। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के और आदित्यनाथ जी के कुशासन से मुक्त कराने के लिए एक कॉमन एजेंडा पे, समान मुद्दों पर एक रणनीतिक और राजनीतिक चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश आज जो आदित्यनाथ जी के राज में भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, माताओं बहनों की सुरक्षा नहीं है, हाथरस जैसा कांड होता है जहां पे गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है, बेरोजगारी के सवाल पर नौजवानों को मुकदमे मिलते हैं, लाठियां मिलती हैं, किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिलता। ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई और भाजपा से मुक्त उत्तर प्रदेश कराना है, इनके कुशासन से मुक्त उत्तर प्रदेश को कराना है, इसके बारे में अखिलेश यादव जी से बातचीत हुई है। गठबंधन को लेकर अंतिम जब बातचीत तय हो जाएगी तो उसके बारे में ज़रूर जानकारी देंगे। आज एक कॉमन एजेंडा पे, एक समान मुद्दों पर कुछ बातचीत की शुरुआत हुई है और जब इसको गठबंधन का स्वरूप मिलेगा या अंतिम रूप से कोई बातचीत होगी तो उसकी जानकारी जरूर देंगे। पूरे प्रदेश की जनता चाहती है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तो 2 साल से हम हमारी प्राथमिकता हमने कहा कि सब लोग अब समय बहुत कम रहा है, अब ये सब फैसले जल्दी हो जाना चाहिए। सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच। सूबे की कुल 403 विधानसभा सीटें हैं।
लेकिन सपा कितनी सीटों पर लड़ेगी और सहयोगी दलों के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी, ये बात अभी सामने नहीं आ सकी है। हालांकि ये बात साफ है कि अखिलेश यादव ने इस बार बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। ऐसे में साफ है कि सपा 300 से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी और बाकी 80 से 90 सीटों में सहयोगी दलों को एडजस्ट करने का प्लान है। बीजेपी से नाता तोड़कर इस बार सपा के साथ आए सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई दावा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो उनकी पार्टी की ओर से 20 सीटों की डिमांड की जा रही है। ऐसे में राजभर वोटों के समीकरण को देखते हुए अखिलेश उन्हें 10 से 12 सीटें दे सकते हैं। आरएलडी के साथ गठबंधन फाइनल। सपा के गठबंधन से सबसे ज्यादा ताकतवर सहयोगी आरएलडी है, जिसका सियासी आधार पश्चिमी यूपी के इलाके में है। किसान आंदोलन के चलते आरएलडी को संजीवनी मिली है। ऐसे में आरएलडी की डिमांड को 50 से ज्यादा सीटों की थी, लेकिन अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद सीट बंटवारे का फॉर्मूला निकल आया है। ऐसे में माना जा रहा है कि सपा आरएलडी को करीब 36 सीटें दे सकती है। आम आदमी पार्टी यूपी में 117 सीटों पर अपनी कैंडिडेट घोषित कर चुकी है, लेकिन अब सपा के साथ गठबंधन करने की चर्चाएं हैं। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है और गठबंधन के भी संकेत दिए हैं। ऐसे में सपा यूपी में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें देगी, ये बात अभी तक साफ नहीं हुई है। सपा का यूपी में 10 दलों के साथ गठबंधन। सपा गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। आरएलडी की सबसे ज्यादा सीटों की डिमांड। चंद्रशेखर भी सपा के साथ आ सकते हैं। यूपी में अखिलेश यादव के साथ दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ भी चुनाव लड़ने की संभावना है। इस संबंध में चंद्रशेखर 2 दिन पहले लखनऊ अखिलेश यादव से मिलने भी पहुंचे थे, लेकिन ये मुलाकात हो नहीं सकी। हालांकि ये साफ है कि चंद्रशेखर सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं, लेकिन सीटों की डिमांड काफी ज्यादा है। एक कार्यक्रम में भी उन्होंने कहा था कि बड़े दलों को गठबंधन के लिए बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी हिस्सेदारी के लिहाज से भागीदारी दी जाएगी, तभी गठबंधन करूंगा। सपा के साथ गठबंधन करने के लिए बेताब नजर आ रही शिवपाल यादव को अखिलेश ने एडजस्ट करने की बात कही है, लेकिन शिवपाल ने 100 सीटों की डिमांड की है। ऐसे में सपा उन्हें इतनी सीटें देने के मूड में नहीं है, जिसके चलते गठबंधन पर संकट मंडराया हुआ है। साथ ही राजभर के साथ कुछ छोटे दल सपा गठबंधन में हैं, जिन्हें सीटें देने की चिंता है। इसके अलावा कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल के साथ भी सपा ने गठबंधन फाइनल कर लिया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलेंगे सीधे इंदुकान दीक्षित जी के पास। इंदुकान जी, आप विश्लेषण बता रहे थे जी। जी चंद्रशेखर जी, देखिए जो आपकी रिपोर्ट में भी अभी दिखाया गया है, पहले इस पे ही मैं चर्चा कर लेना चाहूंगा कि जो सपा गठबंधन कर रही है, जितने 10 दलों के साथ गठबंधन का लगभग ये माना जा रहा है तय हो गया है उनका गठबंधन, उनके जो क्लेम्स है अगर उनको आप जोड़ लेंगे तो लगभग 700 सीटों के क्लेम हैं और विधानसभा सीटें यूपी में है 403। तो अब ये जो 700 के क्लेम है उनको 403 में लाना, और जो लोग क्लेमेंट हैं उनका 2017 और 2012 का अगर विधानसभा का आप रिकॉर्ड निकाल लेंगे या 2019 के लोकसभा के अगर वोट परसेंटेज देख लेंगे तो क्लेमेंट का क्या स्थिति है वो आपके सामने आ जाएगा। मैंने कुछ का उदाहरण आपको अभी ब्रेक के पहले दिया था। तो अब ये 700 के क्लेमेंट, 100 सीटों की जो क्लेम्स हैं उनको 403 में कैसे सपा लाएगी, और दूसरा जो सपा के जिन सीटों को वो कंप्रोमाइज करेंगे या आपस में एसोसिएशन में गठबंधन में देंगे अपने सहयोगियों को, वहाँ के जो उनके संभावित उम्मीदवार हैं जो पिछले 10 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं, हो सकता है वो पिछले चुनाव में पराजित होंगे, उसके पहले विधायक थे,
उन लोगों का क्या होगा? वो अपने भविष्य की राजनीति दूसरे दलों में तलाशेंगे। तो जितना फायदा होगा उससे कहीं ज्यादा नुकसान होने की आशंका है। हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूँ कि राष्ट्रीय राजनीति में या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव में अगर इस ढंग की गठबंधन छोटे दलों के साथ बड़े दल करें तो कम से कम जनता के पास ये विकल्प होगा कि ये एक बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, एक दूसरा बड़ा कुनबा हो सकता है जो सपा के नेतृत्व में है, एक तीसरा कांग्रेस, चौथा बसपा, तो 3-4 विकल्प। अन्यथा ये 15 तरह के विकल्प आमतौर पे एवरेज अगर एक सीट पर मिलेंगे तो जनता कंफ्यूज होती है और वोट डिवीजन के भी फायदे कुछ सिलेक्टेड पार्टियों को बड़े पैमाने पर होते हैं। और एक अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो हमारी चर्चा से पहले रत्नाकर जी और शाही साहब कह रहे थे, देखिए रत्नाकर जी ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया, तो इस मामले में अगर आप देखेंगे राज्यवार तो कोई भी बहुत पाक साफ नहीं है। नीति आयोग ने गरीबी में दूसरे स्थान पे झारखंड को रखा, पहले स्थान पे बिहार को रखा। झारखंड में किसकी सरकार है? रत्नाकर जी। वहां पे इक्वल लगभग पार्टनरशिप में कांग्रेस है जेएमएम के साथ। तो अगर वो नीचे आया तो वहां आपकी भी जवाबदेही है। उत्तर प्रदेश में अगर नीचे आया तो क्या कारण है? पुराना डेटा है, नया डेटा है, उसमें जिम्मेदारी बीजेपी की और पहले के शासकों की होगी। लेकिन बिहार में कम आया तो वहां सुशासन बाबू की जिम्मेदारी होगी। तो इस तरह से सभी राज्यों की आप तुलना करें, सिर्फ उत्तर प्रदेश की या बिहार की या दिल्ली की या पंजाब की न करें, तो आपको हालात सभी राजनीतिक दलों के लिए लगभग एक जैसे दिखाई देंगे। बस एक अंतर दिखाई देता है कि विकास की राजनीति जो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में आजादी के बाद कुछ दिनों तक, कुछ वर्षों तक हुई थी, वो विकास की राजनीति करने का एक प्रयास हमें दिखता है व्यक्तिगत तौर पे कि मोदी गवर्नमेंट ने किया है। तो उस विकास की राजनीति पे ही चुनाव लड़ा जाए तो बेहतर होगा देश के लिए भी, राज्यों के लिए भी। जी, मैं रत्नाकर जी के पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आपने कहा कि बसपा, सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ ले बीजेपी के खिलाफ, तो इंदुकांत जी बीजेपी के लिए तो ये रोचक हो जाएगा, लेकिन इनके लिए घातक हो जाएगा। घातक देखिए कुछ मामलों में होता है, लेकिन कई बार घातक नहीं भी होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए, आपके सामने बिहार का इलेक्शन है 2015 का। अगर ये दल जो कि धुर विरोधी थे, आरजेडी और जेडीयू एक साथ नहीं आए थे कांग्रेस के साथ मिलके, एक भी लोग उसमें से कट गए होते तो निश्चित तौर पे ये लोग सभी लोग हारे होते जी, और बीजेपी को बड़ी सफलता मिली होती उस बार। ये सारे के सारे प्री पोल सर्वे भी बता रहे थे, एक तरफा, 1-2 को छोड़कर। और यही हाल यहाँ पे आप 2 ऑप्शन है, या तो आप हार करके हाशिए पे रहे या कंप्रोमाइज करके गठबंधन करके फार्मूले के साथ और एजेंडा बना के विकास का राज्य के हित में अगर एक साथ जुटकर सत्ता में आते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा ये प्रयास स्वयं कर रहे महाराष्ट्र में। जी, अब ये बताइए रत्नाकर जी, देखिए इतना विश्लेषण हो चुका है, अब ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कहाँ खड़े हैं आप? सबसे पहले मैं थोड़ा मुझे 2 मिनट टाइम दीजिएगा, मैं दीक्षित जी की बातों बोल लीजिए। आप जी को वेट कर लेंगे, वो तो सत्ता में है, सत्ता में उनकी नहीं। क्या होता है नॉर्मली, क्या होता है जब कांग्रेस वाले बात करना शुरू कर देते हैं तो प्रश्न ज्यादा आने लगते हैं, वाक्य पूरे नहीं होते। नहीं सर, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, बाकी जगह होता होगा तो हम जानते नहीं है, हमारे यहाँ नहीं होता सर। मुझे थोड़ा सा, मैं दीक्षित जी की बातों पे पहले आना चाहता हूँ। दीक्षित जी ने एक बात कही है कि बड़े दलों का गठबंधन होना चाहिए और छोटे दलों को बड़े दलों के साथ भी आना चाहिए। और इससे जो ये आंकड़े बता रहे थे कि ये दल का इतना परसेंटेज है, वो दल का इतना परसेंटेज है, वो एक एग्रीगेट आएगा तो बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूँ कि 2019 के इलेक्शन में, लोकसभा के चुनाव में, जब सपा और बसपा का इलेक्शन हुआ, जब गठबंधन हुआ था, तो उस समय भी लोग यही सोच रहे थे कि सपा और बसपा का अगर दोनों का गठबंधन हो जाएगा तो परसेंटेज वोट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और यह दोनों पार्टियां बहुत ही अप्रत्याशित रूप से जीत के आएंगी और सरकार में बहुत बड़ी इनकी सहभागिता हो जाएगी। मतलब ये कहीं ना कहीं डोमिनेट करेंगे, इतनी सीटें पा जाएंगे। देखिए, मैं लोगों के मानसिकता के बारे में बात करना चाहता हूँ। 2019 के जो गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन में हुआ क्या एक्चुअली,
उसमें समाजवादी पार्टी के जो वोटर थे वो तो बसपा को वोट दिए, जहां पे बसपा के कैंडिडेट खड़े थे वहां पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो वोट दिया बसपा को, लेकिन जहां पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। बिल्कुल, हम रत्नाकर जी के पास चलेंगे। रत्नाकर रख रहे थे जी, रत्नाकर जी। जी देखिए, मैं वही कह रहा था कि जैसे दीक्षित जी ने बता रहे थे कि परसेंटेज वोट शेयर जो है क्लब होंगे तो बड़ा एक एग्रीगेट बनेगा परसेंटेज और जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे। मैं इनकी बातों से ये बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि किस तरह से समाजवादी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था, और गठबंधन में नतीजा ये आया कि समाजवादी पार्टी का वोट तो बीएसपी में चला गया, लेकिन बीएसपी का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इनको जो उम्मीदें थी जितनी सीटों की वो सीटें उतनी सीटें हासिल नहीं हो पाई। तो ये कहना कि गठबंधन करके और उस समाज का वोट हासिल ही हो जाएगा उस पार्टी को, तो ये इस पे मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और क्योंकि नतीजा 2019 का नतीजा सबके सामने है। दूसरी बात मैं दीक्षित जी से ये पूछना चाहता हूं, जो नेहरू जी के बाद अगर ये कह रहे हैं कि विकास इनको कहीं दिखता है तो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार में दिखता है, तो मैं इनको एक बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार में विकास यही दिख रहा है कि आज जो लोग हम लोगों ने जो 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया था कांग्रेस शासन में, वो मोदी जी ने क्या किया है, 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ला दिया है। तो ये मोदी जी लोगों का विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं, इस पे जरा आप जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि आज जो परिस्थितियां बनी हुई है देश में, जिस तरह से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं और बेरोजगारी बढ़ गई है। कोविड के दौरान ही सिर्फ मात्र 14 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। कोविड के पहले 8 क्वार्टर कंटिन्यूअस जीडीपी फॉल हुआ है। कोविड के पहले की बात कर रहा हूं, कोविड का एक्सक्यूज बहुत लोग देते हैं, लेकिन कोविड के पहले भी 8 कंटिन्यूअस क्वार्टर जीडीपी गिरा हुआ है। तो उसके वजह से हुआ क्या कि 97% लोगों की आय आज जो है घट गई है। तो ये किस विकास की बात कर रहे हैं, मैं ये समझ से परे है, ये मैं इनसे जरा जानना चाहता हूं। सर, महंगाई आज जो है आज लगभग दोगुनी हो चुकी है, लोगों के घरों के बजट बिगड़ चुके हैं। उन बजट के बारे में मोदी सरकार ने क्या किया है? गैस पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि लोग आज त्राई कर रहे हैं, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में देखने को बिल्कुल मिलेगा। मैं जवाब चाहूंगा दीक्षित जी से इन सारे प्रश्नों पे कि किस तरह से मोदी सरकार ने विकास दिया है या विनाश दिया है, ये आप देख सकते हैं। अब ये तो नहीं दे पाएंगे विकास विनाश का तो, लेकिन जवाब दे देंगे। वो आपको डेटा बेस जो जवाब है वो सही जवाब दे देंगे। राजनीतिक बयान तो अश्विनी शाही जी से ले लेंगे। जी हिंदुकान जी। नहीं, कुछ प्रो माइंडेड है दीक्षित जी, बीजेपी के प्रो माइंडेड है। पिछले चुनाव में रत्नाकर जी देखिए, मैं जवाब दे देता हूं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये। अब देखिए हम नहीं पिछली चर्चा में भी जिस तरह से कांग्रेस की नीतियों को क्रिटिसाइज करके और सेफगार्ड कर रहे थे बीजेपी को, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आज भी मैं सोचा कि बदल जाएंगे दीक्षित जी, लेकिन दीक्षित जी मोदी सरकार को विकासवादी रत्नाकर जी देखिए बातों को कहीं ना कहीं पुख्ता किए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा। ये देखिए 4 उंगली, आप जब एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं ना तो 4 उंगली अपनी तरफ होती हैं। तो ये सवाल मतलब मैं इसका आपसे, कोई व्यक्ति अगर विश्लेषण कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं, विश्लेषण भाजपा का भी होना चाहिए। कहां पे उनकी नीतियां खराब हुई है, नोटबंदी खराब हुआ है, अब कृषि कानून जो इन्होंने अनर्गल ला के थोप दिया लोगों के ऊपर, जीएसटी थोपा इन्होंने, तो इनकी बातों में भी ये भी जो चर्चा का विषय है। बताइए अब ऐसे कैसे लिख देंगे राजनीतिक विश्लेषक भाजपाई, राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेसी, ऐसे कैसे कर देंगे? आप भी थोड़ा सा तो जी। हाँ जी सर जी, जो बातें रत्नाकर जी ने कहा, ये रत्नाकर जी का अपना डिस्क्रेशन है मानना कि हम भाजपाई हैं, कि कांग्रेसी हैं, कि राष्ट्रवादी हैं, कि भारतीय हैं, कि पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये उनका डिस्क्रेशन है। लेकिन मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करना चाहता हूँ। देखिए, रत्नाकर जी ने 2019 का उदाहरण दिया, पहले मैं इस बात पे आता हूँ। 2019 और कुछ वर्ष ऐसे होते हैं रत्नाकर जी, मैं अपनी बात पे कायम हूँ। देखिए 1984 में 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। उसके आलोक में जब चुनाव हुए थे तो रिजल्ट पता है, वैसा रिजल्ट आजादी के बाद भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं आया था। 403 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, अगर आपको ध्यान हो तो क्या उस समय गठबंधन नहीं थे? उस समय गठबंधन के ऊपर वो इंदिरा गांधी के प्रति अशोक की लहर थी, वो थी। वो कोई ऐसी करिश्मेटिक लीडरशिप नहीं थी राजीव गांधी की, ये तो आप मानेंगे। और दूसरा, ठीक उसी तर्ज पर 2019 में लड़ाई लगभग बराबर की थी रत्नाकर जी।
बहुत सारे सर्वे ये भी बता रहे थे कि शायद भाजपा के लिए फिर से सत्ता पाना भी कठिन होता है। लेकिन जो एरियल स्ट्राइक हुए, जो आतंकवाद के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया मोदी गवर्नमेंट ने, वो टाइमली भी था, क्योंकि फरवरी में जंग की आतंकवादी घटना हुई थी जो आप 26/11 में चूक गए थे। तो अब इस पे तुम आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। आपके मनीष तिवारी जी ने अपनी किताब में लिख दिया कि आप वो मौका चूक गए थे। तो इसके लिए अगर आप हमें भाजपाई कहते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। और तो जो एरियल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ और आतंकवादी कैंप ध्वस्त किए गए, जनता उसके साथ खड़ी हुई। आप देखें 1971 में जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए, तो स्वस्थ राजनीति ये होती है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था दुर्गा की अवतार है, और सपोर्ट भी किया और जनता ने भी सपोर्ट किया। इंदिरा गांधी किस तरह से अपनी ही पार्टी में संघर्ष कर रही थी नेतृत्व अपना साबित करने के लिए, और कैसा स्टेब्लिश हुई, उन्हें एक आयरन लेडी माना जाने लगा देश का नेतृत्व में, राजनीति में। तो ये एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसा 1984 के हमने आपके चुनाव के बाद 30 स्थितियों की 1984-85 और उसी तरह से 2019। अन्यथा जब भी इस ढंग के गठबंधन हुए, जनता पार्टी का उदाहरण सबसे पहला राष्ट्रीय स्तर पे है जो 1977 के चुनाव हुए। अन्यथा आप देखें कि इमरजेंसी में किस तरह की स्थितियां थी, सारे बड़े बड़े पत्रकारों को और नेताओं को सलाखों के पीछे कर दिया गया था, कैंपेन तो छोड़ दीजिए, लेकिन एकजुटता हुई पार्टियों की। लेकिन आप देखें कि जो आप अभी उदाहरण दे रहे थे कि बिखराव भी उतनी ही तेजी से हुआ जैसे ही इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक चालें चली, और जो अपने स्वार्थ से कई छोटे छोटे दल जुड़े थे, जैसा आज समाजवादी पार्टी का उदाहरण मैं आपको दे रहा था, वो उससे भी तेजी में जैसे जुड़े थे, उससे भी तेजी में बिखर गए। लेकिन जो 1984 के चुनाव में 2 सीट पाने वाली भाजपा थी, वो अपने बल पे जब काम करती रही, तो आज आप देखें लगातार 2 बार से सत्ता में है। ये कहने से तो आप हमें समय संक्षिप्त है। इंदुकान जी समय संक्षिप्त है। मैं अश्विनी जी के पास आना चाहूंगा। आपने एक बीपीएल वाली बात कही रत्नाकर जी, बीपीएल का जो कंक्रीट डेटा है 2009-10 में तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट में देख रहा था, उस समय उन्होंने खुद कहा था कि किस तरह से लगभग 23 करोड़ लोग बीपीएल थे। और आप 2010-11 में जब ये बात हो रही थी, उस समय 2001 के आंकड़ों पर बात हो रही थी सेंसस के, और आज जो बात हो रही है वो 135 करोड़ में लगभग 125 करोड़ जी। तो जो कंक्रीट नंबर है, ओवरऑल नंबर, वो बढ़ेगा, बट परसेंटेज तो घटा है। बिल्कुल। और आप देखें कि इसके लिए अप्रिशिएट किया गया मोदी गवर्नमेंट को यूएन के महासचिव द्वारा कि किस तरह से उन्होंने कम किया यहाँ पे बीपीएल के नंबर। रत्नाकर जी, जो बात आप नहीं कह पाए वो मैं कह देता हूँ अश्विनी शाही जी से। देखिए अश्विनी जी, निश्चित रूप से अगर आज गिलगिट बाल्टिस्तान ले लिया जाए, मौसम तो बताया गया वेदर रिपोर्ट में, लेकिन अगर ले लिया जाए तो चाहे पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए, इस देश की जनता स्वीकार कर लेगी। कहीं आप किसी चीन के मोर्चे पर आगे बढ़ेंगे 4 कदम तो जनता स्वीकार कर लेगी। रत्नाकर जी अगर मेरी बात से मना करेंगे तो अभी कर देंगे। पूरा देश में जितने लोग हैं 135 करोड़, जितने 700, 800, 1000, 2000, लाख, 2 लाख, जितने ऊपर नीचे हैं, अगर आप कोई ऐसा राष्ट्रभक्ति का निर्णय लेते हैं कि जहां देश आगे बढ़ रहा होगा, निश्चित रूप से आपकी सारी कमियां छुप जाएंगी। लेकिन अपेक्षा ये रहती है कि जब बोझ हो रहा हो तो कहीं ना कहीं हम राष्ट्र के मोर्चे पे आगे बढ़ रहे हों, ये अपेक्षा रहती है। अब आप बताइए। जी देखिए, ब्रेक के बाद तो मुझे बोलने का मौका रत्नाकर जी ने दिया ही नहीं, बारे में लेकिन बात चल रही थी, ये भी तो कम पॉइंटेड जवाब देता हूं चंद्रशेखर जी, पॉइंटेड जवाब देता हूं, समय नहीं है आपके पास भी। देखिए अभी हमारे साथी दीक्षित जी ने कहा कि जितना फायदा नहीं होगा उतना नुकसान होगा, और रत्नाकर जी ने जो वोट परसेंटेज का किया 2017 में ये सपा के साथ लड़े थे, इन्होंने ये तो कह दिया कि सपा का वोट बसपा में 19 में ट्रांसफर हो गया, बसपा का नहीं। इनका वोट 6.25 ही रहा 17 में, और 19 में कितना बढ़ा ये इनको पता है, वो शायद 6 से नीचे ही था। ये इनकी स्थिति थी। महंगाई पर इन्होंने कहा, तो महंगाई पर मैं पॉइंटेड बोलना चाहता हूं। 2010, 11, 12, 13, 14 महंगाई दर 10% से ऊपर रही है हमेशा, और 2014 के बाद 6% से ऊपर नहीं बढ़ी है। कोरोना काल को हम जोड़ ले तो भी, ये भी मैं बताना चाहता हूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडेक्स बोल रहे हैं, महंगाई दर देश का बोल रहा है, तो कहने वाली कोई बात नहीं है। कल मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कल मैं एक जगह एक कार्यक्रम में गया था, वहां पर हमारे बगल में एक अधिकारी बैठे हुए थे, तो इसे महंगाई की बात हो रही है। हमने कहा आपकी तनख्वाह जो है 1990 में कितनी तनख्वाह थी? उन्होंने कहा 1900 रुपया थी मेरी तनख्वाह। हमने कहा आज तो 1-1.25 लाख पाते होंगे? उन्होंने कहा मैं 2.5 लाख रुपए पाता हूँ। वो महंगाई अच्छी लगती है सबको,
बिल्कुल ये कहते हुए मैं आज बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश में हम लोग सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश था। समय कम है अश्विनी जी, 2017 माफी चाहेंगे आपसे, समय कम है। अश्विनी जी, रत्नाकर जी, इंदुका जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छोटे दलों की अपनी भूमिका है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन बड़े दलों को भी ये समझना होगा कि कैसे सीट का बंटवारा किया जाए और कैसे अपने सत्ता के दरवाजे तक पहुंचा जाए। ये बड़ी अभी जो कशमकश है ये बहुत मुश्किल से हल होगी। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।